प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग काव्य शास्त्र से संदर्भित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, खास करके आगामी एलटी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृत के आचार्य विद्वान हैं, उन्होंने काव्य शास्त्र विषयक जिन ग्रंथों का लेखन कार्य किया है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और उन ग्रंथों का जो वर्ण विषय है, काव्य शास्त्र के जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अंग हैं, और विद्वानों ने, संस्कृत के आचार्यों ने अलग अलग प्रकरण पर ग्रंथ का लेखन कार्य किया है, तो उसका आज हम लोग सम्यक अध्ययन करेंगे। क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरह की जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उन परीक्षाओं में काव्य शास्त्र से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। और खास करके रचनाओं का वर्ण विषय, रचनाओं के जो अध्याय हैं, जो भाग हैं, और साथ ही साथ जो संस्कृत के आचार्य विद्वान हैं उनका जो समय है। तो आज इस एक वीडियो में हम संस्कृत के उन आचार्य विद्वानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का पठन किया है। उनका समय क्या है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, वह ग्रंथ कितने भागों में या अध्याय में विभक्त है, और उनके ग्रंथ का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो आइए विद्यार्थियों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का शिक्षण कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम अलग अलग भाग में विभाजित कर दिए हैं। आचार्य का नाम, उनका समय, उनकी रचना और विवरण। तो सबसे पहले प्रथम आचार्य के रूप में आचार्य भरत मुनि का नाम आता है। आचार्य भरत मुनि, जिनका समय द्वितीय शती है, और इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ का पठन किया है, जिनमें इन्होंने नाटक के बारे में चर्चा की है कि एक नाटक का स्वरूप क्या होना चाहिए, नाटक में रस की क्या स्थिति होनी चाहिए, नाटक में अन्यान्य जो नाट्य के तत्व हैं वो किस रूप में होने चाहिए। इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भरत मुनि ने बताया है। नाट्य शास्त्र जो इनका ग्रंथ है, ये विद्यार्थियों 36 अध्याय में विभक्त है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य भरत मुनि का समय क्या है, तो ये द्वितीय शती है। आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय विषयक जो ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है, तो 36 अध्यायों में विभक्त है। नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं, तो 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र का जो अन्य बिंदु है, उसमें आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार और 8 रस की चर्चा की है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य भरत मुनि ने कितने गुण स्वीकार किए हैं, तो 10 गुण। कितने दोष स्वीकार किए हैं, 10 दोष। कितने अलंकार माने हैं, तो 4 अलंकार माने हैं। और आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो विद्यार्थियों 8 मानी है। ये अभी हायर एजुकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जून के महीने में आयोजित हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तो 8 रस माने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम दूसरे आचार्य के बारे में जानते हैं। दूसरे आचार्य हैं आचार्य भामा, जिनका समय खष्ट शती है, जिन्होंने काव्यालंकार
महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है काव्य शास्त्री, जिसमें 6 परिच्छेद हैं और इस ग्रंथ में काव्य लक्षण, अलंकार निरूपण, 10 दोष, न्याय विरोधी दोष और शब्द शुद्धि के बारे में उल्लेख किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से भी इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य भामा का समय क्या है? खष्टसती है। काव्यालंकार किसकी रचना है? आचार्य भामा की रचना है। काव्यालंकार कितने परिच्छेदों में विभाजित है? 6 परिच्छेदों में विभाजित है। काव्यालंकार का मुख्य विषय है ना, तो या मुख्य बिंदु, तो या आचार्य भामा ने किन किन विषयों पर चर्चा की है? तो काव्य लक्षण पर, अलंकार निरूपण पर, 10 दोष पर और न्याय विरोधी दोष। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्याय विरोधी दोष की चर्चा किसने की है? तो आचार्य भामा ने की है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, अगर आप सम्यक अध्ययन करेंगे तो एक ही वीडियो में ढेर सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो का आप अवलोकन करेंगे। अगले विद्वान हैं आचार्य दंडी। इनका समय है सप्तम शती। इन्होंने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की है, जो 4 परिच्छेद और 650 श्लोक में विभाजित है। काव्य लक्षण, रीत, गुण, अर्थालंकार, शब्दालंकार, 10 विधि काव्य दोष, इन सब का उल्लेख जो है आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श के माध्यम से किया है। तो आचार्य दंडी का समय क्या है? सप्तम शती है। आचार्य दंडी के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यादर्श। काव्यादर्श कितने परिच्छेद में विभाजित है? 4 परिच्छेद में। काव्यादर्श में कितने श्लोक हैं? तो 650 श्लोक हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु आपको कंठस्थ कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले आचार्य हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन, इनका समय 8वीं शती है, 8वीं शती का उत्तरार्ध। इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। काव्यालंकार सूत्र 5 परिच्छेद में विभाजित है, जिनमें 319 सूत्र है। 3 रीति, 20 गुण का विवेचन आचार्य वामन ने किया है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 20 गुण किसने माने हैं? तो आचार्य वामन ने माने हैं। या आचार्य वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। और 3 रीति की चर्चा उन्होंने 3 रीतियों की चर्चा की है, जिनमें वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पांचाली रीति है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप इसको जान लीजिएगा। यानी वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये 3 रीतियों की चर्चा इन्होंने की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले आचार्य हैं आचार्य उद्भट। आचार्य उद्भट ने 8वीं शती के उत्तरार्ध में इनका आचार्य उद्भट का पदार्पण होता है। इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक विवेचन इन्होंने किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य उद्भट का समय क्या है? 8वीं शती का उत्तरार्ध है। आचार्य उद्भट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्यालंकार सार संग्रह लिखा है। और अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक विवेचन किसने किया है? तो आचार्य उद्भट ने किया है। इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे घुमा फिरा करके। आप अगर ये पूरा प्रकरण आपको पता रहेगा तो आप कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा, उसका आप सही जवाब देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। इनका समय है 9वीं शती का पूर्वार्ध। इन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा है। काव्यालंकार ग्रंथ 16 अध्याय में विभक्त है, जिसमें 734 श्लोक हैं और जिसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। तो आचार्य रुद्रट का समय क्या है? 9वीं शती का पूर्वार्ध। आचार्य रुद्रट ने कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है? तो विद्यार्थियों, काव्यालंकार लिखा है। काव्यालंकार कितने अध्याय में विभक्त है? तो 16 अध्याय में विभक्त है। काव्यालंकार में कितने श्लोक हैं? तो 734 श्लोक हैं। काव्यालंकार में किसका वर्णन है? तो अलंकारों का वर्णन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अगले आचार्य हैं आचार्य आनंद वर्धन। इनका समय 9वीं शती
का उत्तरार्ध है और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है और ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। विद्यार्थियों, जिन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 4 उद्योग यानी अध्याय है। इन अध्याय को क्या कहा गया है? उद्योग कहा गया है और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये आप जाने रहिएगा। आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ध्वन्यालोक इनकी रचना है जो 4 उद्योग या 4 अध्यायों में विभक्त है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले आचार्य हैं आचार्य अभिनवगुप्त। इनका समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इन्होंने तंत्रालोक नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है जो दार्शनिक कृति है और तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि तंत्र शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? तंत्र शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? तो तंत्र शास्त्र का विश्वकोश तंत्रालोक को माना जाता है। तंत्रालोक किसकी रचना है? आचार्य अभिनवगुप्त की रचना है। आचार्य अभिनवगुप्त का समय क्या है? आचार्य अभिनवगुप्त का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक ही पंक्ति में कई तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। आचार्य कुंतक अगले आचार्य हैं जिनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ की रचना की है जो 4 उन्मेषों में विभक्त है। 4 उन्मेषों में विभक्त है। वक्रोक्ति जीवित किसकी रचना है? आचार्य कुंतक की। आचार्य कुंतक का समय क्या है? तो आचार्य कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। अगले आचार्य हैं आचार्य धनंजय, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। 10 रूपक इन्होंने रचना लिखी है और जो 4 प्रकाश में विभक्त है, जिनमें 300 कारिकाएं हैं और ये ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन माना जाता है? धनंजय माने जाते हैं। धनंजय का समय क्या है? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 10 रूपक किसकी रचना है? तो यह आचार्य धनंजय की रचना है। 10 रूपक में 4 प्रकाश में विभक्त है 10 रूपक, जिसमें 300 कारिकाएं हैं। अगला आचार्य हैं आचार्य महिम भट्ट। आचार्य महिम भट्ट का समय 11वीं शताब्दी का मध्य है। इन्होंने व्यक्ति विवेक नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है जिनमें 3 विमर्श हैं यानी 3 अध्याय हैं। अगले आचार्य हैं आचार्य भोजराज। इनका समय है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश इनकी मुख्य रचना है, मुख्य ग्रंथ है। आचार्य मम्मट महत्वपूर्ण संस्कृत के आचार्य हैं, विद्वान हैं, जिनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है जिनमें 10 उल्लास हैं। याद रहे, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट का समय क्या है? आचार्य मम्मट का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है जिसमें 10 उल्लास हैं और काव्य लक्षण हेतु प्रयोजन आदि के संदर्भ में आचार्य मम्मट ने विचार व्यक्त किया है। अगले विद्वान हैं आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है और औचित्य विचार चर्चा इनका महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय विषयक ग्रंथ है। तो आचार्य क्षेमेंद्र यानी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका समय है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। औचित्य विचार चर्चा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगले आचार्य हैं आचार्य रुय्यक। 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। इन्होंने अलंकार सर्वस्व नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। अगले आचार्य हैं आचार्य हेमचंद्र, जिनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जिन्होंने काव्यानुशासन नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। अगले आचार्य हैं आचार्य जयदेव, जिनका समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। चंद्रालोक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 10 मयूख 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि चंद्रालोक किसकी रचना है? आचार्य जयदेव की रचना है। जयदेव का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है और चंद्रालोक में 10 मयूख और 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। साहित्य दर्पण इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है
जो 10 परिच्छेद में विभक्त है, जिनमें काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन आदि के बारे में आचार्य विश्वनाथ ने उल्लेख किया है। अगले आचार्य हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। 16वीं शती इनका समय माना जाता है। कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्तिवर्तिक, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्तिवर्तिक, इसको आप याद कर लेना। और अगले आचार्य हैं आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। 17वीं शती, रस गंगाधर नामक इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है, जिनमें इन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित तमाम बिंदुओं, जैसे काव्य स्वरूप है, काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, आदि के बारे में इन्होंने चर्चा की है अपने इस ग्रंथ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का यह प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे, और यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे तरह से देख लेंगे तो ये सारे के सारे प्रकरण आपको याद हो जाएंगे और इसका लाभ आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ये चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यार्थियों, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।